हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन आंसर अप्रोच का 38 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे जीएस पेपर 3 से, जिसमें से एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से और 2 क्वेश्चन हम देखेंगे विज्ञान और तकनीकी खंड से। इसके अलावा जीएस पेपर 4 के नीति शास्त्र खंड से भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 149 है। प्रीवियस 148 क्वेश्चन हम प्रीवियस 37 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में पशुपालन काफी हद तक एक पूरक गतिविधि के रूप में किया जाता है, जहां पशुधन कृषि गतिविधि में एकीकृत होता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको परीक्षण करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो भारत में कृषि प्रणाली मुख्य रूप से मिश्रित कृषि मॉडल पर आधारित है, जिसमें फसलों को उगाने के साथ साथ पशुधन को बढ़ाना भी उसके अंतर्गत शामिल है। अगर हम बात करें भारत में 20वीं पशुधन जनगणना के बारे में, तो उसके अनुसार भारत में पशुओं की कुल आबादी 535.78 मिलियन है। अगर हम इसको 2008-18 की जो 19वीं पशुधन जनगणना थी उससे कंपेयर करें, तो इस साल इसमें जो वृद्धि हुई है वह 4.6% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पशुपालन है देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये जो ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों की आय का एक पूरक है, साथ ही साथ लाभकारी रोजगार सृजन करता है, और रोजगार सृजन भी विशेषकर भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों और महिलाओं के लिए ये रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका के बारे में, तो ये किसानों की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें, भारत में जो किसान हैं मिश्रित फसल अर्थव्यवस्था अपनाते हैं, जिसके अंतर्गत ये फसल एवं पशुधन को एक संयोजन, जिसके अंतर्गत एक उद्यम का जो उत्पादन होता है वह दूसरे उद्यम के लिए निवेश बन जाता है, जिससे इसमें जो संसाधन होते हैं उसकी जो दक्षता है उसका जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर हम बात करें जो कृषि क्षेत्र है उससे जो चारा निकलता है तो वह यूज किया जा सकता है पशुपालन के लिए, और इसके अलावा इनसे जो गोबर आदि जो निकलते हैं तो उसको खाद के रूप में कृषि क्षेत्र में यूज किया जा सकता है। यानी कि एक उद्यम का जो उत्पादन है वह दूसरे के लिए एक तरीके से निवेश के लिए उसमें यूज किया जा सकता है। इसके अलावा ये आय के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो विशेषकर जो छोटे ग्रामीण परिवारों की आय में जो पशुधन का जो योगदान है वह 16% रहा है। साथ ही साथ अगर हम सभी ग्रामीण परिवारों की औसतन अगर योगदान की बात करें उनकी आय में, तो ये 14% के आसपास रहा है, जो कि काफी है। इसके अलावा गायों और भैंसों का जो दूध बेचने से, बकरी, भेड़, ऊंट आदि पशुओं और मवेशियों की बिक्री और उनकी खरीद से आय इसके अंतर्गत सृजित की जा सकती है किसानों के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये रोजगार की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो पशुधन है ग्रामीण समुदाय के लगभग 2/3 लोगों की आजीविका का स्रोत है। ये भारत में लगभग 9% आबादी को ये रोजगार प्रदान करता है। साथ ही साथ भोजन के अगर उसमें भी बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जो पशुधन है उससे जो उत्पाद मिलते हैं जैसे कि दूध, मांस, अंडे पशु स्वामियों के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। साथ ही जो पशुपालन होता है ये सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि जो पशु है अपने मालिकों को सामाजिक स्तर पर बढ़ाकर उनको सामाजिक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका, और ये कैसे कि बे परिवार जो भूमिहीन है लेकिन उनके पास पशुधन है वह उनकी स्थिति समाज में बेहतर मानी जाती है उनकी अपेक्षा में, जिनके पास ना तो भूमि है और ना ही पशुधन है। तो उनके कंपैरिजन में जो पशुधन वाले जो लोग हैं उनको सामाजिक स्तर पर उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई लोग इसको बाहर भाग के रूप में भी यूज किया जाता है। जो हमारे बैल होते हैं वह सिंचाई के लिए इसके अंतर्गत वे कृषि की रीढ़ के रूप में माने जाते हैं बैल। साथ ही साथ विशेष रूप से जो छोटे एवं सीमांत किसान होते हैं इनका उपयोग बाहर बाग के रूप में भी करते हैं।
इसके अलावा इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उसका ईंधन या उर्वरक के रूप में भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गोबर का उपयोग है कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि ईंधन के रूप में गोबर के उपले होते हैं उसको ईंधन के रूप में उपयोग कर लिया जाता है, साथ ही साथ खेतों में खाद के रूप में उर्वरक का उपयोग, साथ ही साथ इनके जो छोटे घरों को बनाने के लिए पलस्तर सामग्री के रूप में भी इन उत्पादों का वे उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम इस तरीके की केस स्टडी देखें जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, केरल और गुजरात और राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्य हैं, वहां पर हमें ग्रामीण गरीबी है वह अपेक्षाकृत कम हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो पोषण सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि पशुधन कई प्रकार के उत्पाद जैसे कि दूध, डेयरी उत्पाद, अंडे, मांस आदि जिससे अनाज की तुलना में अधिक पोषण होता है और प्रोटीन के एक महत्वपूर्ण स्रोत ये होते हैं, तो इसके कारण से उनको पोषण की सुरक्षा भी ये प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था में, ये एक तरीके से सामाजिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि ये समाज में लिंग समानता को ये बढ़ावा देता है। क्योंकि अगर हम बात करें पशुधन उत्पादन में, तो 3/4 से अधिक जो श्रमिक मांग है वह महिलाओं द्वारा पूरी की जाती है और पशुधन क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार को पशुओं की देखभाल के लिए कर्मचारी के रूप में उनको रखा जाता है। इसके अलावा ये समावेशी विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि भूमि की तुलना में जो पशुधन है अधिक न्याय संगत है और छोटे किसानों के पास भी आधे से अधिक मवेशी हैं, जिसके कारण से उनके पास लगभग 24% भूमि है, तो उनके पास एक तरीके से आय का स्रोत पशुओं के माध्यम से सुनिश्चित हो पाता है, जो कि समाज में एक समावेशी विकास को सुनिश्चित कर पाता है। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इनकी उत्पादकता कम होती है, साथ ही साथ पशु रोग जैसे कि पैर एवं मुंह की बीमारी इनको जानवरों को हो सकती है, वित्त की कमी से एक संबंधित एक चुनौती है, साथ ही साथ जो मवेशी व्यापार जिसमें गो हत्या से विशेष संबंध में अगर हम बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष हमें देखने को समाज में मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो पशुपालन में जलवायु परिवर्तन और रोजगार से संबंधित लाभ जुड़े हुए हैं, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा भी कई सारे प्रयास किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन बीमा योजना आदि का उचित तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पशुधन क्षेत्र को बेहतर इसके अंतर्गत बनाया जा सकता है, जो कि किसानों को एक पूरक आय उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 3 के विज्ञान और तकनीकी खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फूड फोर्टिफिकेशन किस प्रकार भारत में कुपोषण की स्थिति से निपटने में सहायक हो सकता है। इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, साथ ही साथ भारत में कुपोषण की स्थिति से निपटने में ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि शरीर के आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना यही आपका कुपोषण कहलाता है। इसके अलावा अगर हम फोर्टिफिकेशन की बात करें तो खाद्य आपूर्ति की पोषण गुणवत्ता में सुधार करने और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए भोजन या मसाले के अंतर्गत एक या एक से अधिक जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि वो विटामिन हो सकते हैं या कोई अन्य खनिज हो सकते हैं, तो उसकी सामग्री में जानबूझकर बढ़ाने का अभ्यास ही फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। यानी कि फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें पोषण की गुणवत्ता में सुधार करके, जिसके अंतर्गत जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन, खनिज या आयरन की उसमें जो सुनिश्चितता है उसको बढ़ाया जाता है और उसके अंतर्गत उस खाद्य पदार्थ को पोषक तत्व युक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में तो भारत में जो फूड फोर्टिफिकेशन है वह 1950 से शुरू हुआ देखा जाता है, जैसे कि हम सुनने को आता है आयोडीन नमक युक्त। इसके अलावा जो वेजिटेबल ऑयल के अंतर्गत भी फोर्टिफिकेशन की शुरुआत हमें 1950 से देखने को मिलती है। इसके अलावा जो फसाई है उसके द्वारा जो खाद्य सुरक्षा मानक फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन जो 2016 है उसके माध्यम से गेहूं एवं चावल में आयरन, विटामिन B12,
फॉलिक एसिड के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था। इसके अलावा एक +F लोगो होता है, उसको नोटिफाई किया जाता है जो भी फोर्टिफाइड फूड होते हैं उनके ऊपर। यानी कि आपको इसको पहचान करना है कौन सा फूड प्रोडक्ट फोर्टिफाइड है, तो उस पर +F का लोगो लगा होगा तो वह फोर्टिफाइड फूड कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम भारत में कुपोषण की स्थिति के बारे में बात करें तो 2021 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ वो जो कि 5वें नंबर का था, तो उसके अंतर्गत जो बाल पोषण संकेतकों में हमें अखिल भारतीय स्तर पर कुछ सुधार देखने को मिला। जैसे कि स्टंटिंग के क्षेत्र में देखने को मिला 38% से ये 36% हो गया, और बेस्टिंग के क्षेत्र में भी हमें ये 21% से 91% ये एक जो मानक है उसके अंतर्गत हमें कम होते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो भारत अपने जीडीपी का 4% और उत्पादकता का 8% कुपोषण के कारण अभी भी खो देता है। इसके अलावा एक फसाई के द्वारा एक फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पाया गया कि जो 70% जो जनसंख्या है दैनिक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि उनको जो सूक्ष्म पोषक तत्व मिलने चाहिए उसकी आपूर्ति जितनी होनी चाहिए उसको वह पूरा नहीं कर पाते। और ये कितना बड़ा नंबर है, ये 70% ऑफ जनसंख्या का ये नंबर है। तो इसलिए जो फूड फोर्टिफिकेशन है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में कुपोषण की वर्तमान स्थिति के कारणों के बारे में, सबसे पहला कारण है अशिक्षा एवं गरीबी के चलते भारतीयों के भोजन में पोषक तत्वों की कमी होना। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता होना, क्योंकि अगर हम आंकड़े के हिसाब से बात करें तो लगभग 1700 मरीज पर हमें एक डॉक्टर देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं की स्कैरसिटी को बताते हैं। इसके अलावा जो लैंगिक असमानता देखने को मिलती है, क्योंकि जो महिलाएं हैं घरों में जो महिलाएं हैं बाद में भोजन करती हैं, जिसके कारण से उनके जो भोजन की मात्रा या भोजन की गुणवत्ता का स्तर पुरुषों की अपेक्षा में काफी कम होता है, जिसके कारण से उनको एक न्यूट्रिएंट युक्त जो भोजन मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिल पाता, जिसके कारण से उनमें एनीमिया आदि के संकट आगे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो लड़कियों को कम उम्र में विवाह कर देना और उनका जल्दी मां बनना भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही साथ कई जगहों पर हमें स्वस्थ पेयजल की अनुपलब्धता, साथ ही साथ वहां पर गंदगी की स्थिति भी एक तरीके से कुपोषण की स्थिति को भारत में बढ़ाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फूड फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम के बारे में, तो फूड फोर्टिफिकेशन एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों में विटामिन्स और मिनरल्स को मिलाकर उसके पोषक तत्वों में वृद्धि की जाती है, और लोगों में पोषकता की मात्रा बढ़ाने का ये एक सबसे सुरक्षित तरीका है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्रा को लोगों के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी इसके अंतर्गत नहीं पड़ता, और इससे एक तरीके से हम सस्टेनेबल लागत यानी कि जो वहनीय लागत इसके अंतर्गत उपलब्ध करा के हम उनको आसानी से इसमें उपलब्ध उनको फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध करवाया जा सकता है। साथ ही साथ लोगों के भोजन पैटर्न या आदतों में किसी भी तरीके का कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरीके का फूड वो पहले से खा रहे हैं उसी फूड को खाते हुए, और लेकिन उस फूड को ही उसके अंतर्गत न्यूट्रिएंट युक्त बना दिया जाता है। इसके अलावा भोजन के स्वाद, सुगंध या मिश्रण में भी किसी भी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है देश में कुपोषण की जो दृढ़ता है उससे निपटने के लिए। केंद्र ने जो बच्चों, किशोरों और जो लड़कियां, जो महिलाएं हैं उनमें जन्म के समय कम वजन देखा गया है। स्टंटिंग, अल्प पोषण और एनीमिया को कम करने के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिशु गृह योजना है, मिड डे मील स्कीम्स है, तो उसके माध्यम से फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध करा के इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुपोषण से निपटने के हेतु सुझाव के बारे में, तो खाद्य सब्सिडी को परिवर्तित स्वरूप हमें फोर्टिफाइड फूड के रूप में दिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार को प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, नए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाना चाहिए, और जो जेनेरिक दवाएं हैं, जो प्रधानमंत्री औषधि जो केंद्र चल रहा है उसके माध्यम से सभी लोगों तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के पोषण के लिए जरूरी दवाओं, विटामिन्स की किफायती दर पर उपलब्धता भी उनको सुनिश्चित की जानी चाहिए।
महिलाओं को कुपोषण के प्रति जागरूक करना, उनको सामुदायिक मॉडल पर काम करने के लिए इसके अंतर्गत प्रयास किया जाना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं का परीक्षण समय समय पर किया जाता रहना चाहिए। इसके अलावा यदि स्कूलों में पोषण के बारे में जागरूकता प्रदान की जाए तो कुपोषण के आंकड़ों को इसके अंतर्गत कम किया जा सकता है। और मिड डे मील का एक प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करके भी उनको उस समय पर फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध कराकर इस समस्या को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो जो फूड फोर्टिफिकेशन है भारत में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक प्रगतिशील एक तरीके से कदम हो सकता है, लेकिन इसको स्वीकार योग्य करने की ये प्रक्रिया है और इसके लिए केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि परिवार को भी इसमें भूमिका अपनी समझकर अपने परिवार के पोषण युक्त भोजन को सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के विज्ञान और तकनीकी खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जीएस पेपर 3 के विज्ञान और तकनीकी खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि कई देशों द्वारा अपनी अंतरिक्ष शक्तियों को बढ़ाने के लिए उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष की कक्षाओं पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन ये उनके अंतरिक्ष मलबे में परिवर्तित होने के निश्चित जोखिम के साथ आता है। और अंतरिक्ष मलबे से जुड़े जोखिमों की गणना कीजिए और साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ उपचारात्मक उपाय भी बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका जो अंतरिक्ष में जो मलबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो स्पेस डेब्रिस है वह लगातार बढ़ रहा है, तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है और उस जोखिम की आपको गणना करना है। साथ ही साथ आपको उससे संबंधित उपचारात्मक उपाय भी उसके बाद संदर्भ में बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्पेस डेब्रिस अंतरिक्ष मलबे में जो प्राकृतिक उल्कापिंड भी हो सकते हैं और कृत्रिम कक्षीय मलबे इसके अंतर्गत दोनों शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रत्येक उपग्रह है वह अंतरिक्ष मलबा बनने की उसमें क्षमता होती है, क्योंकि कभी ना कभी तो वह उपग्रह खराब होगा, तो उस खराब होने के बाद वह एक तरीके से स्पेस डेब्रिस के रूप में उसमें योगदान देता है। इसके अलावा हाल ही में इसरो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग एंड एनालिसिस यानी कि नेत्रा एक परियोजना है जिसके अंतर्गत नए राडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप तैनात करके अपनी कक्षीय मलबे की जो भी इसरो के द्वारा जो उपग्रह भेजे गए हैं तो उस कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण इसरो के द्वारा किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, नेत्रा यानी कि नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो इस परियोजना के द्वारा इसरो अपने जो कक्षीय मलबा है उसको ट्रैक करने की क्षमता का निर्माण इसरो के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अंतरिक्ष मलबे से जुड़े जोखिम के बारे में, तो जो उच्च गति का जो मलबा होता है वह उपग्रह या किसी अंतरिक्ष यान जो लगातार उसमें घूम रहे हैं तो उससे वह टकरा सकता है और उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी वे भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा जो कैसलर सिंड्रोम होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक टक्कर से जो अंतरिक्ष मलबा होता है उसमें जो आगे और टकराव की उसमें संभावना बढ़ जाती है। कैसलर सिंड्रोम के अंतर्गत होता क्या है कि जब भी दो ऐसे मलबे एक दूसरे से टकराते हैं तो वे छोटे छोटे मलबों में और कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये वापस एक दूसरे से टकराकर और छोटे छोटे कणों में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी तरीके का सिंड्रोम कैसलर सिंड्रोम कहलाता है और जिसके कारण से ये आगे टकराव की संभावना इसके अंतर्गत और बढ़ जाती है। इसके अलावा जो सुरक्षात्मक और समन गियर के उपयोग के माध्यम से अंतरिक्ष मिशन की लागत में भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ दुनिया भर में जो प्रभाव हैं, जो संचार हैं, जो नेविगेशन सिस्टम है उस पर भी इसका आगे चलकर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें निवारक उपायों के बारे में, ये हमने बात की कि अंतरिक्ष मलबा किस तरीके से एक जोखिम उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ उपचारात्मक उपाय के बारे में जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष मलबे से निपटने के तरीकों के बारे में। सबसे पहले इसमें जो निवारक उपाय यानी कि जो प्रिवेंटिव इसके अंतर्गत हम इनिशिएटिव ले सकते हैं जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष यान या ऊपरी चरणों की जो विस्फोटक विफलताओं को रोकने के लिए बाहरी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष मलबे की वस्तुओं की नियुक्ति को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यान को सामान्य परिचालन के समय मलबा नहीं छोड़ने के लिए उसको डिजाइन किया जा सकता है। इसके अलावा अब ये जो हमने निवारक उपाय किए ना, कचरा हो ही नहीं वहां पर। इसके अलावा अगर कचरा हो गया है तो उसको हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कक्षा में वस्तुओं की संख्या और द्रव्यमान को कम करने के लिए कक्षा में एक हाइपर वेलोसिटी टकराव की संभावना और गंभीरता को कम करे। साथ ही साथ इसके लिए स्पेस टीथर, लेजर स्पेस टग उसके जो उपग्रह हैं उसके अंतर्गत सुनिश्चित किए जा सकते हैं।
साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष जो स्थिति जन्य वहां पर जो है तो उसकी जागरूकता करके भी इसमें कमी लाई जा सकती है। जैसे कि जो अंतरिक्ष मलबे के टकराव से जो उपयोगी परिचालन जो उपग्रहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक रणनीति हो सकती है। राज्यों को मौजूदा अंतरिक्ष संधियों को पुष्टि करने और उन्हें लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो विभिन्न जो देश हैं वे एक दूसरे से इस स्पेस से संबंधित संधि को इसमें प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ घरेलू कानूनों को विकसित करना और अंतरिक्ष कानूनों में उसकी क्षमता का निर्माण करना भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। मलबे की स्थिति पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए जिससे कि आगे उससे अगर कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है तो उसके बारे में भी पूर्वानुमान लगाया जा सके। इसके अलावा मलबे के विषय से संबंधित कई संबंध राजनीतिक, कानूनी और नियामक मुद्दे हैं जिन्हें समस्या उनके समाधान के लिए माना जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो समस्या है अंतरिक्ष मलबे की, तो उसको एक तरीके से वैश्विक संधि के माध्यम से और कानूनों को कानून के अंतर्गत उस वैश्विक संधि के जो भी नॉर्म्स हैं उसको शामिल करके इस समस्या से निजात पाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है जीएस पेपर 3 के विज्ञान और तकनीकी खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 4 के नीति शास्त्र खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विदेशी सहायता जो कि विदेशी सहायता दी जाती है दूसरी कंट्री के द्वारा, तो वह नव उपनिवेशवाद का एक रूप है, क्योंकि आर्थिक रूप से समृद्ध देश सहायता की आड़ में विकासशील देशों का शोषण कर सकते हैं। इस बात का परीक्षण कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो विदेशी सहायता दी जाती है क्या वे नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रही है। तो इसके में आपको उसके पक्ष में तर्क देने हैं कि वह बढ़ावा दे रही है, और फिर उसको आपके विपक्ष में तर्क देने हैं, फिर उसका आपको एक संतुलित निष्कर्ष उसके अंतर्गत स्थापित करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि नव उपनिवेशवाद का अर्थ होता क्या है। नव उपनिवेशवाद का तात्पर्य यह होता है कि किसी देश को प्रभावित करने के लिए उसके आर्थिक उपायों, वैश्वीकरण, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और सशर्त सहायता से उत्पादन उसका उपयोग करने से है। और इसका परिणाम ऐसे संबंध हो सकते हैं जो निर्भरता और अधीनता पर आधारित हो। इसके अंतर्गत जो विदेशी सहायता की आलोचना समृद्ध एवं विकसित देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नव उपनिवेशवाद के एक प्रमुख कारक के रूप में की जाती है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो उनको विदेशी सहायता दी जाती है, फिर उसके बाद उनको एक जो विकासशील देश हैं उनको अपने ऊपर निर्भर बना लिया जाता है। तो इसके माध्यम से वे एक तरीके से उपनिवेशवाद को बढ़ावा इसके अंतर्गत दिया जाता है। इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पक्ष में तर्क के कि जो विदेशी सहायता दी जाती है वह एक तरीके से नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देती है। तो इसके बाद इसके पक्ष में तर्कों के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो पहला तर्क है वह एक तरीके से आसमान दर्जा उसके अंतर्गत प्रदान करता है। जैसे कि ये जो पश्चिमी देशों की उन शर्तों में देखने को मिलता है जब वह सहायता प्राप्त करने वाले देश के विकास पर पाश्चात्य देशों का भौतिक एवं संस्थागत नियंत्रण कायम कर देते हैं, जैसे कि अफ्रीकी देशों में हमें देखने को मिला है। जैसे कि वे सहायता तो देंगे विदेशी सहायता के रूप में जो पश्चिम के जो देश हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ कई सारे रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं वैश्विक संस्थाओं के द्वारा। तो इसके माध्यम से एक तरीके से वह आसमान दर्जा, जो भी देश उनसे जो लोन लेता है तो उनको एक तरीके से आसमान दर्जा उनको दिया जाता है। इसके अलावा जो आपके पुनर्भुगतान से संबंधित समस्या, ये दी गई जो सहायता के विकास संबंधी कार्यों के विपरीत है, क्योंकि इसके कारण जो दी जाने वाली जो सहायता है वह अपर्याप्त होती है, और क्योंकि ये अनियमित भुगतान की रणनीति से संबंधित होने के कारण से दीर्घकालिक और भारी भरकम हो जाती है, जिसके कारण से इसका पुनर्भुगतान करने में काफी ज्यादा समस्या आती है। जैसे कि अभी हमने श्रीलंका के केस में देखा गया, जो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा जो पोर्ट था उसको चाइना के द्वारा इसको डेवलप किया गया, लेकिन जब उसको लोन दिया गया था तो उसके बाद जब उसका पुनर्भुगतान उसका किया जाना था तो श्रीलंका वह पुनर्भुगतान करने में फेल रहा, तो जिसके माध्यम से एक तरीके से वह नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने का ये एक माध्यम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सैन्य सहायता के संदर्भ में, इसमें सहायता करने वाला देश महज अपनी सैन्य सहायता देकर ऐसी सहायता रोक कर, मतलब जब तक वह दे रहा है तब तक ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में अब सहायता रोक सकता है, तो जिसके कारण से वहां पर स्थानीय संघर्ष की दिशा को वहां पर बदला जा सकता है, जैसे कि सीरिया युद्ध में हमें देखने को मिला। इसके अलावा स्वार्थ संबंधी भी
जैसे कि जो समृद्ध देश हैं उनके व्यवहार लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, और जो विकासशील देशों में उन्नत प्रौद्योगिकी की बजाय उनको अप्रचलित जो प्रौद्योगिकियों को उनको स्थानांतरित किया जाता है। जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वह उससे संदर्भित ये निर्यात नहीं करते, बल्कि जो अप्रचलित जो प्रौद्योगिकी हो जाती हैं उनको स्थानांतरित इनके द्वारा किया जाता है। तो इसके एक तरीके से इसमें स्वार्थ देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से उनको एक वैश्विक स्तर पर असमान रूप से बनाए रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो विदेशी सहायता दी जाती है वह नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा नहीं देती, तो इसके हमें विपक्ष में तरक्की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये वैश्विक न्याय को सुनिश्चित करती है। जैसे कि जो विदेशी सहायता को इस आधार पर न्यायोचित बताया जाता है कि ये वैश्विक न्याय जैसे मूल्यों को अनुरक्षित रखती है, क्योंकि जो गरीबी है, अभावग्रस्ता आदि को दूर करने में ये सहायता कर सकती है, और परिणामी संघर्षों को जो वहां पर हो सकते थे उन परिणामी संघर्षों को कम करने में भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा त्याग का सिद्धांत, जो समृद्ध देश हैं वह अपना कर्तव्य समझते हैं और कुछ धन का त्याग उन देशों की रक्षा के लिए करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए सहायता प्रदान करके वे अपना एक दायित्व उसके अंतर्गत समझते हैं। तो ये एक तरीके से इसके पक्ष में तर्क है। साथ ही साथ ये राहत के उपाय वहां पर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि ये उपाय उन राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति करने हेतु आवश्यक हैं जो अपने पड़ोसी देशों से कई सालों से संघर्ष में हैं, जैसे कि सीरिया, इराक आदि हमें देखने को मिला काफी समय तक युद्धरत रहे, और इसके मध्य पूर्व के जो राष्ट्र हैं उनको उन्होंने प्रभावित किया, जिससे कि किसी भी राष्ट्र के सीमित संसाधनों पर दबाव पड़ सकता था, और इसमें विदेशी सहायता के माध्यम से उस दबाव को कम करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा इसमें जो जीवन की गुणवत्ता है उसको इंक्रीज की जा सकती है। जैसे कोई अफ्रीकन कंट्री है तो उसमें पश्चिमी देश वहां पर विदेशी सहायता प्रोवाइड करा रहा है, तो वहां के जीवन स्तर को भी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। विदेशी सहायता वहां की जो सामाजिक सुविधाएं हैं, जैसे कि वहां का स्कूल हो गया, वहां का जो हॉस्पिटल हो गया, साथ ही साथ वहां तक लोगों की पहुंच बढ़ा सकती है, जैसे कि बुनियादी शिक्षा, स्कूलों में नामांकन बढ़ाया जा सकता है, स्वास्थ्य की गुणवत्ता वहां उसके अंतर्गत सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये हमने बात की कि एक तरीके से जो विदेशी सहायता होती है वह एक नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा नहीं देती। उन तर्कों के बारे में अगर हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात करें तो जो वित्तीय सहायता के रूप में मानवीय सहायता और विकास के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां दक्षता, प्रभावशीलता और उनसे जुड़े जटिल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पार्श्व प्रभाव है। इसके अलावा जो दीर्घकालीन जो संधारणीय जो विकास है अनिवार्य रूप से राजनीतिक, आर्थिक ढांचे तथा किसी देश द्वारा जो संस्थागत और भौतिक अवसंरचना प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो विदेशी सहायता दी जा रही है वह उस देश पर भी निर्भर करेगा कि उसके जो संसाधन है वह उसको किस तरीके से यूज कर सकता है, इस विदेशी सहायता प्राप्त करके, और उसको बढ़ावा दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो इस तरीके से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की समस्या की हमने बात की, या जो हमने भुगतान की जो हमने बात की, तो अगर इसके जो संसाधन है उसका जो प्रभावशील रूप से अगर वह उपयोग सुनिश्चित कर पाएगा तो उससे उस जो अवसंरचना तैयार की जा रही है इस विदेशी सहायता से, तो आगे चलकर वह उसको फायदा देगी, तो जिसके कारण से वह पुनर्भुगतान भी इसके अंतर्गत सुनिश्चित कर पाएगा। तो इस तरीके से ये नव उपनिवेशवाद को अगर बढ़ावा दे रही है तो ये उस देश की भी एक तरीके से इसमें समस्या है कि वह अपने संसाधनों का बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 4 के नीति शास्त्र खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसके जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है इस टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।